हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे अपने एनर्जी कंजर्वेशन के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्यों में शामिल है। तो जो एनर्जी मैनेजमेंट के उद्देश्यों में क्या शामिल होता है, तो देखिए इसके ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। पूरे संगठन में ऑप्टिमम ऊर्जा खरीद और उपयोग को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए, उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना ऊर्जा अपशिष्ट को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी मैनेजमेंट का जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, बोथ ए एंड बी। क्योंकि इसमें क्या होता है, पूरे संगठन में जो भी हमारे पास पूरा संगठन होगा उसमें ऊर्जा की खरीद, ठीक है, और उपयोग को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए होता है ना। जो भी हमारे पास ऊर्जा है उसमें कितनी खरीद हो रही है, कितना उसको कंज्यूम हो रहा है, उसको सारा उसमें होता है, ठीक है। और उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना, यानी कि जो भी उसकी क्वालिटी है उसको और उसके प्रोडक्शन को बिना चेंज किए हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें ऊर्जा अपशिष्ट को कम करने के लिए होती है, ठीक है। जो भी वेस्ट वगैरह हो रहा था उसको कम करने के लिए क्या होती है, ये एनर्जी मैनेजमेंट हमारा होता है। तो इसके दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे, ए और बी ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड से संबंधित नियमों के बाद किसी भी संरचना या निर्माण को जाना जाता है। तो किस तरीके से जाना जाता है, पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारा पावर प्लांट, बिल्डिंग, तीसरा ऑप्शन है कक्ष हमारा, और चौथा ऑप्शन है हमारा गार्डन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लागत लाभ विश्लेषण के साथ ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए सिफारिश वाली तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने सहित ऊर्जा के उपयोग का सत्यापन, निगरानी, विश्लेषण और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए सब कार्य योजना के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है स्टूडेंट, तो ये हमारा एनर्जी ऑडिट होता है। देखो, एनर्जी ऑडिट की डेफिनेशन में मैं आप लोगों को बताया था, जो एनर्जी ऑडिट की डेफिनेशन में क्या बताया था, उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन होता है, मॉनिटरिंग होती है और एनालिसिस होता है, ठीक है। और उसमें क्या होती है, एक रिपोर्ट भी सबमिट होती है कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा की दक्षता को सुधार सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा की दक्षता को कैसे सुधार सकते हैं, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी उसके अंदर होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, और कैसे हमें अपनी इफ़िशियंसी को बढ़ाना, ये सारा का सारा क्या होता है, एनर्जी ऑडिट में आता है। क्योंकि जो एनर्जी ऑडिटर होते हैं वो क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और वो सारी चीज़ों को एक रिपोर्ट बनाकर तैयार करते हैं। तो जहाँ पर भी रिपोर्ट जैसा अगर वर्ड यूज़ हो तो वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एनर्जी ऑडिट स्टूडेंट्स, ठीक है। एयर कंडीशनर, जो भी हमारे एयर कंडीशनर जैसे उपकरण की ऊर्जा दक्षता को निर्धारित करने के लिए बीई द्वारा शुरू की गई प्रणाली, उसे क्या होती है, स्टार रेटिंग बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको स्टार रेटिंग बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टार रेटिंग से ही हमारे क्या होते हैं, एयर कंडीशनर के ऊपर उसकी एनर्जी कंजप्शन लिखी होती है। जैसे 3 स्टार रेटिंग है किसी इसी की, 5 स्टार रेटिंग है, तो उससे हमें पता चलता है कि वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम करता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारतों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इमारतों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाता है, तो लाइट पाइप, ट्रिपल, ठीक है, एकीकृत और फोटोवोल्टिक, और या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, जो हमारा लाइट पाइप है वो भी करता है, ट्रिपल भी करता है, और हमारा एकीकृत और फोटोवोल्टिक भी करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा उपयुक्त सभी, फोटोवोल्टिक पैनल। ये सभी क्या करते हैं, हमारी इमारतों में ऊर्जा की दक्षता को, इफिशियंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाना चाहिए हमारा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, पैट के तहत, यानी कि जो हमारा पैट है, यानी कि परफॉर्म अचीव ट्रेड, ठीक है। पैट का मतलब क्या है, पैट का मतलब होता है परफॉर्म अचीव ट्रेड, ठीक है। परफॉर्म अचीव ट्रेड के तहत, यानी कि एम एंड बी का मतलब होता है मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑडिट किया जाता है। तो किस में किया जाता है, जब प्रत्येक पैट चक्कर के अंत में, जो हमारा पैट चक्कर जब अंत होता है तो उसमें क्या किया जाता है, पैट के तहत मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन किया जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पैट के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन कौन से क्षेत्र हमारे इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा ऑप्शन है क्लोर क्षार, दूसरा है हमारा एल्युमिनियम, तीसरा है हमारा सीमेंट, और चौथा है वाणिज्यिक के भवन। तो इसमें से कौन सा क्षेत्र पैट के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो है ऑप्शन, राइट आंसर है हमारा वाणिज्यिक के भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्योग में एक दस्तावेज ऊर्जा नीति का होना, ठीक है। यानी कि उद्योग में, यानी कि जो भी हमारे पास उद्योग है उसमें एक दस्तावेज ऊर्जा नीति का होना, ऑप्शन नंबर ए है,
नियमों को संतुष्ट करता है, शीर्ष प्रबंधन प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ऊर्जा ऑडिट कौशल की उपलब्धता को बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, शीर्ष प्रबंधन प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा तीव्रता का अनुपात है। तो ऊर्जा तीव्रता का अनुपात क्या होता है हमारा, ईंधन की खपत अपॉन जीडीपी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि ऊर्जा तीव्रता का अनुपात क्या है, तो ईंधन की खपत अपॉन जीडीपी। ठीक है स्टूडेंट्स, पैट के तहत एक ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र बराबर है, यानी कि पैट के तहत अगर एक ऊर्जा प्रमाण पत्र हमें मिलता है तो किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, वो 1 टन तेल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, वो 1 टन तेल के बराबर होता है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति प्रणाली में, जो हमारी विद्युत शक्ति प्रणाली में क्षमता ट्रांसमिशन इफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों बढ़ जाते हैं। कब बढ़ेंगे, जब वोल्टेज और पावर फैक्टर हमारे दोनों बढ़ जाएंगे, तो उससे क्या होगी, हमारी ट्रांसमिशन इफिशिएंसी भी स्टूडेंट्स बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्युत उत्पादन का 1 किलोवाट घंटे का उत्पादन करने के लिए ताप इनपुट की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऊष्मा का दर। क्या कहते हैं उसको हम, ऊष्मा का दर। भारतीय वितरण प्रणाली के लिए कौन सा वोल्टेज उपलब्ध है, तो भारतीय वितरण प्रणाली के लिए कौन सा वोल्टेज उपलब्ध है स्टूडेंट्स, तो वो हमारा कौन सा वोल्टेज उपलब्ध नहीं है, कौन सा वोल्टेज उपलब्ध नहीं है, तो 280 वोल्टेज जो होता है उसके लिए उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे इसमें 33 किलो वोल्ट, ठीक है, बी ऑप्शन मिल जाएगा आपको 11 किलो वोल्ट, सी ऑप्शन मिल जाएगा आपको 280 किलो वोल्ट, और डी ऑप्शन आपको मिल जाएगा 433 किलो वोल्ट। तो 11 किलो वोल्ट भी होता है हमारा, 33 किलो वोल्ट भी होता है, और 4333 वोल्ट भी हमारा होता है। ठीक है, जो हमारा 280 वोल्ट होता है वो हमारा जो होता है भारतीय वितरण प्रणाली के लिए वोल्टेज उपलब्ध नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 280 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में बिजली की हानि पर निर्भर करती है, किस पर हानि पर निर्भर करती है, तो लाइन में करंट, लाइन का प्रतिरोध, लाइन की लंबाई। तो इन तीनों में ही क्या करती है वो, जो उसके लॉसेस होते हैं वो पॉसिबल होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये तीनों ही हमारे इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, दिन के समय के खिलाफ उपभोक्ता की लोड मांग को डैश रूप में जाना जाता है, तो उसे किस में जाना जाता है स्टूडेंट्स, हमारा लोड वक्र में जाना जाता है। पावर फैक्टर और डैश आभासी शक्ति का अनुपात है, तो पावर फैक्टर किसका अनुपात होता है स्टूडेंट्स, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें हमारा सक्रिय शक्ति, पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें सक्रिय शक्ति, दूसरा हो जाएगा हमारी ऑप्शन प्रतिक्रियाशील शक्ति, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा भार गुणांक, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अधिकतम मांग। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सक्रिय शक्ति, यानी कि ट्रू पावर अपॉन एपीरेंट पावर। तो ये ऑप्शन स्टूडेंट्स गलत है, भार गुणांक की गलती से लिख दिया है, तो इसलिए आप इसको सही कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय शक्ति। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सक्रिय शक्ति, सक्रिय शक्ति इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, भार गुणांक ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक घुमावों की संख्या के बीच अनुपात का नियम अनुसार जाना जाता है। तो जो भी हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं वो बेसिकली कॉइल जो होती है उसमें क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, यानी कि जो टर्न का रेशो होता है इस तरीके से होते हैं। तो ट्रांसफार्मर में तो टर्न्स पर वो डिपेंड करता है हमारा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, मोटर पर थर्मल लोडिंग क्या निर्धारित करती है, यानी कि जो मोटर पर अगर थर्मल लोडिंग हमारी क्या निर्धारित करती है स्टूडेंट्स, तो वो करती है ड्यूटी और लोड चक्कर को। ठीक है, ड्यूटी और लोड चक्कर को। डीसी मोटर का अनुप्रयोग आमतौर पर साबित लोड गति अनुप्रयोगों के लिए प्रतिबंध है, क्यों होता है, क्योंकि यांत्रिक कम्युनिकेशंस के साथ समस्याएं होती हैं हमारे पास। ठीक है, क्यों होता है हमारे पास, क्योंकि यांत्रिक कम्युनिकेशन के साथ समस्याएं होती हैं। ऐसी मोटर की गति पर निर्भर करती है, तो मोटर की गति किस पर निर्भर करती है स्टूडेंट्स, हमारी फ्रीक्वेंसी और पोल की संख्या पर हमारी वो निर्भर करती है। ठीक है, किस पर, फ्रीक्वेंसी और पोल की संख्या पर, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है और उसकी पोल की संख्या पर क्या करती है, वो हमारी निर्भर करती है स्टूडेंट्स। ठीक है, मोटर की गति द्वारा बदला जा सकता है, यानी कि जो मोटर की गति है उसको किसके द्वारा बदला जा सकता है स्टूडेंट्स, तो आपूर्ति की आवृत्ति को परिवर्तन करके, यानी कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करके, पोल्स को भी चेंज करके, और साथ में मल्टी स्पीड वाइंडिंग्स का उपयोग करके भी हम लोग कह सकते हैं मोटर की गति को बदल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, तीनों ही करेक्ट हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी इफिशिएंसी मोटर्स अनुप्रयोग के लिए अनुकूल है? तो वो है हमारा पंच प्रेस। ठीक है, पंच प्रेस हमारी जो होती है वो अनुकूल है। तो इसका आंसर हो जाएंगे पंप, पंखा, पंच प्रेस, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पंच प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मोटर टर्मिनलों पर वोल्टेज में असंतुलन के लिए कारण होता है। तो क्या होते हैं हमारे पास, एकल फेज लोड करने के लिए पूरी तरह और विभिन्न आकार के केबलों का उपयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे अधिक दक्ष है? तो वो होती है हमारी TEFC। TEFC जो होती है हमारी सबसे मोटर दक्ष होती है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और अपनी वीडियोस को और अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे।